भूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एम्स ऋषिकेश में भर्ती पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का 45 साल की उम्र में शुक्रवार दोपहर 12 बजे निधन हो गया। बहुत बड़ी क्षति है प्रदेश के लिए, देश के लिए। और सुंदरलाल बहुगुणा, आपको बता दें कि कोरोना से संक्रमित थे। चिपको आंदोलन के इस प्रेता के निधन की खबर सुनकर पूरे राज्य में शोक की लहर है। एम्स ऋषिकेश में भर्ती पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को कोरोना के साथ साथ निमोनिया की भी शिकायत थी। उन्हें स्पेस मशीन सपोर्ट पर रखा गया था और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 86% तक आ गया था। एम्स में चिकित्सक उनके ब्लड शुगर लेवल और ऑक्सीजन लेवल को संतुलित करने में जुटे हुए थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वो एक डायबिटीज के भी पेशेंट थे। निधन पर पीएम मोदी और सीएम तीरथ सिंह रावत ने दुख प्रकट किया है। ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तराखंड भारत और दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। पर्यावरण के क्षेत्र में आई इस रिक्तता को कभी भी भरा नहीं जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी क्षति है प्रदेश के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए। आपको बता दें कि 45 साल की उम्र में सुंदरलाल बहुगुणा का एम्स ऋषिकेश में निधन हो गया। बहुत सारी बीमारियों से वो जूझ रहे थे। अंत में उन्हें कोरोना ने अपनी चपेट में जकड़ लिया था और कोरोना से वो अपनी जंग लड़ रहे थे। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल भी उनकी देखरेख में था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। तो ये बहुत बड़ी क्षति है। पीएम मोदी ने बाकायदा ट्वीट करके दुख प्रकट किया है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी दुख प्रकट किया है। उनका जाना बहुत बड़ी क्षति है प्रदेश के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए। जन सरोकार से जुड़ी हुई तमाम मुद्दों को लेकर और पर्यावरण के क्षेत्र में जो ये रिक्तता आई है, जो स्पेस आई है, इसे फिल करना अपने आप में बहुत बड़ी एक चुनौती है। तो ये बहुत बड़ी क्षति है। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का जाना प्रदेश के लिए नहीं बल्कि देश दुनिया के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अंतिम दर्शन के लिए लोग ऋषिकेश एम्स में पहुंच रहे हैं। नेताओं और लोगों का ऋषिकेश एम्स में तांता लगा हुआ है। तो कोरोना से पीड़ित थे सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत सारी बीमारी से जूझ रहे थे। अंत में उनको कोरोना ने अपनी चपेट में लिया था। हालांकि डॉक्टर्स का एक पैनल लगातार उनकी निगरानी में था, लेकिन इसके बावजूद, तमाम कोशिशों के बावजूद सुंदरलाल बहुगुणा को नहीं बचा पाए हैं। बहुत बड़ी क्षति है। चिपको आंदोलन तक, जन जन तक पहुंचाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो 95 साल की उम्र में ऋषिकेश एम्स में उन्होंने अंतिम सांसें ली है और ये बहुत बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट करके उनके निधन को राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति बताई है। उनका योगदान हमेशा से ही याद रखा जाएगा। उनकी सादगी और उनके सादगी के लिए भी उनको याद किया जाएगा और उनको विचारों को हमेशा आगे लेकर जाने की कोशिश की जाएगी। तो ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ट्वीट करके दुख प्रकट किया है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी दुख प्रकट किया। आपको बता दें कि चिपको आंदोलन से घर घर को उन्होंने पहुंचाया था। टेहरी इलाके में शोक की लहर है। 1960 में वन और पेड़ की सुरक्षा को मिशन बनाया था। पर्यावरण सुरक्षा के लिए 1970 में शुरू हुआ था यह आंदोलन और चिपको आंदोलन के प्रेरता थे सुंदरलाल बहुगुणा। टेहरी इलाके में शराब के खिलाफ मोर्चा खोला था। ऐसे बहुत से मुद्दे थे जिसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ को बहुत ही प्रमुखता से दिखाया था। बहुत मुखर थे और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उनका जाना बहुत बड़ी क्षति है। और उनके जाने से प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी शोक की लहर है और उनके काम को हमेशा से याद रखा जाएगा। चिपको आंदोलन को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया था। ऐसे बहुत से मुद्दे थे जन सरोकार से जुड़े हुए जिनको उन्होंने उठाया है और उनका जाना इस घड़ी में बहुत बड़ी क्षति है। बहुत सारी बीमारी से वो जूझ रहे थे और आपको बता दें कि अंत में कोरोना ने उन्हें अपनी चपेट में लिया था। हालांकि डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल उनकी निगरानी में था। तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा पाए। और आपको बता दें कि अंतिम दर्शन के लिए एम्स ऋषिकेश में नेताओं और उनके प्रशंसकों का पहुंचना शुरू हो गया। तांता लगा हुआ है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए 1970 में शुरू हुआ था यह आंदोलन। गढ़वाल में पेड़ों को काटने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को शुरू किया था। 26 मार्च 1974 को ग्रामीण महिलाएं पेड़ से चिपकी हुई थी और महिलाओं को ये अनोखा विरोध बना था चिपको आंदोलन। पेड़ काटने के विरोध में ग्रामीण महिलाओं को आगे लेकर आए और लोगों के बीच पर्यावरण सुरक्षा का ये बड़ा संदेश सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। टिहरी बांध के खिलाफ भी कई बार वो भूख हड़ताल पर रहे। चिपको आंदोलन के प्रेरता थे सुंदर सिंह बहुगुणा। तो पूरा जीवन उन्होंने जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर वो लड़ते रहे।
उधर पीएम मोदी ने इस संकट के मद्देनजर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में डॉक्टर से सीधा संवाद किया और डॉक्टर से बात करते हुए पीएम मोदी भावुक हुए। पीएम ने कहा कि कोविड के खिलाफ जारी इस लड़ाई में हमने अपनों को खोया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप पर हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने जो काम किया है वो सराहनीय है। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है और इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है। मरीजों को ज्यादा दिनों तक अस्पतालों में रहना पड़ रहा है और इससे हमारे स्वास्थ्य सिस्टम पर दबाव पड़ रहा है। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। और इसलिए अब हमारी सारी व्यवस्थाएं, जहां बीमार वहीं उपचार। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या? देहरादून की बात करते हैं, जहां पर सीएसआर के माध्यम से मिले 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड ने दिए हैं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर सीएम तीरथ सिंह रावत को सौंपे गए। 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर राज्य के अस्पतालों में भेजे जाएंगे। 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सीएम तीरथ सिंह रावत ने आभार प्रकट किया है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने ये 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सीएम तीरथ सिंह रावत को सौंपे हैं और राज्य के अस्पतालों में भेजे जाएंगे और इस पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने आभार प्रकट किया है। तो सीएसआर के माध्यम से 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं राज्य को और डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड ने दिए हैं ये 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जिसे राज्य के तमाम अस्पतालों में सौंपे जाएंगे और ये मरीजों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। कह सकता हूँ कि जिस तरह से 5-6 दिन पूर्व रात दिन लोगों के फ़ोन आया करते थे और ऑक्सीजन बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए, वो पूरी तरह फ़ोन आने सभी को बंद हुए हैं। और आज मैं कह सकता हूँ कि पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड और ये हमारे पास हैं। और कई जगह मैं कह सकता हूँ कि आज बेड खाली भी मिल रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि हम घर घर जाकर के हमारी टीमें जो तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुभाष गौड़ जुड़े हैं। सुभाष, ये 50 जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए हैं ये काफ़ी मददगार साबित होंगे उन मरीजों के लिए जो इस महामारी से जूझ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और स्थितियां लगातार खराब होती जा रही हैं, खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों की, तो कहा जा सकता है कि ये ऑक्सीजन जो पहुंच रही है कहीं न मददगार जरूर साबित होगी उन मरीजों के लिए जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है, जिसके लिए इनको मंगाया गया है। हालांकि बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में खासतौर से हरिद्वार, उधम सिंह नगर या राजधानी देहरादून की स्थितियाँ भी थोड़ी सामान्य बताई जा रही, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, चाहे चमोली जनपद की बात की जाए, पिथौरागढ़ जनपद की बात की जाए, बागेश्वर की बात की जाए या उन क्षेत्रों की बात की जाए जहां कनेक्टिविटी बहुत बेहतर नहीं है, जहां स्वास्थ्य सुविधा बहुत बेहतर नहीं है, जहां तमाम जो सुविधाएं मिलनी चाहिए मरीजों को बेहतर नहीं मिल पा रही है, तो उन लोगों के लिए ज़रूर ये कंसंट्रेशन ज़रूर काम आएंगे। और कहा जा सकता है कि एक बड़ी जीविका मानी जा सकती है उन लोगों के लिए जब उनको ऑक्सीजन मिल पाएगी। तो कहा जा सकता है कि ज़रूरत बहुत है, प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है और जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना बढ़ता जा रहा है, खासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों में, तो
ऐसे में दिक्कतें जरूर बढ़ सकती हैं। अब कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी, कि सभी चीजों को दुरुस्त कर लिया जाए और जो स्थिति है उसको कंट्रोल कर लिया जाए। जी तो जी बिल्कुल, इसी बीच कोरोना के चलते जो ब्लैक फंगस है ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है इस चुनौती से निपटने के लिए? बिल्कुल, अब ब्लैक फंगस जिस तरीके से नई बीमारी निकल कर सामने आई और खासतौर से इसको लेके जो स्वास्थ्य सचिव हैं वो भी कई बार बता चुके हैं कि ये जो बीमारी है ये उन मरीजों में ज्यादा देखने को मिल रही है जो कि शुगर के पेशेंट हैं, साथ ही जिनका कोरोना का उपचार चल रहा है और कहीं ना कहीं दवाइयाँ उनको लगातार चल रही है। तो इस वजह से उन मरीजों में ज्यादा ये ब्लैक फंगस की बीमारी देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का साफ तौर से कहना है कि इसके लिए भी सरकार पूरी तरीके से तैयार है, स्वास्थ्य विभाग तैयार है। जिस भी व्यक्ति में, जिस भी मरीज में ब्लैक फंगस जैसे संक्रमण पाए जाते हैं उनका समय से उपचार किया जाएगा और बेहतर उपचार उनको दिया जाएगा, ताकि जो ये बीमारी है इससे भी निपटा जा सके। और कहा जा सकता है कि कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है। तो ऐसे में स्थितियां जरूर खराब हैं, लेकिन कोशिश यहाँ जरूर सरकार और स्वास्थ्य विभाग करता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है सुभाष गौर, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो कोरोना के साथ दूसरी चुनौती भी बढ़ती जा रही है जो सरकार के लिए अपने आप में बड़ी एक चुनौती है। उधर औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी आज हरिद्वार दौरे पर हैं। सबसे पहले गणेश जोशी ने पतंजलि योगपीठ पहुंचकर आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की और उसके बाद हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडगुल पहुंचकर उद्यमियों के साथ चर्चा की। इस दौरान उद्यमियों ने कैबिनेट मंत्री को कोरोना कर्फ्यू के दौरान आ रही समस्याओं से अवगत कराया। उसके बाद गणेश जोशी निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी से मिलने के लिए पहुंचे और राज्य सरकार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने पर उन्होंने महंत रविंद्र पुरी का आभार व्यक्त किया। तो आज हरिद्वार दौरे पर है कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट मंत्री ने आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की और सिडगुल के उद्यमियों के साथ भी चर्चा की। इस दौरान उद्यमियों ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान जो समस्या आ रही है उससे अवगत भी कराया और साथ ही साथ आचार्य बालकृष्ण का आभार व्यक्त किया। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आज हरिद्वार दौरा है। मसूरी की बात करते हैं जहां पर महिला कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। महिला कांग्रेस ने मसूरी के कंपनी गार्डन में कोविड के नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर जसवीर कौर ने लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए और लोगों को कोविड के नियमों का हर हाल में पालन करने का आग्रह किया। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है और उनके पुण्यतिथि पर मसूरी में महिला कांग्रेस की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाकायदा इस दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन किया गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। राजीव गांधी। उधर बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पीसीसी सदस्य सुनीता टम्टा ने कोरोना संक्रमण के समय में जरूरतमंद लोगों की ऑक्सीजन की मदद की जा सकती है और इसके लिए 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कांग्रेस हेल्पलाइन टीम को सौंपे हैं। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम आयोजित किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो प्रदेश के अलग अलग जगहों पर आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। बाकायदा मरीजों के लिए इस कोरोना के संकट काल में जो समस्या आ रही है उनके लिए कॉन्सेंट्रेटर भी दिया गया और लोगों को मास्क सैनिटाइजर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से बांटे जा रहे हैं। राजधानी देहरादून की बात करते हैं जहां पर ब्लैक फंगस बीमारी से एक और मरीज की मौत हुई है। मृतक का ऋषिकेश एम्स में उपचार चल रहा था। ब्लैक फंगस के 4 और मरीज ऋषिकेश एम्स में भर्ती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। एम्स में मरीजों की संख्या 46 हो गई है जो कि ब्लैक फंगस से जूझ रहे हैं। तो एक के बाद एक ये संक्रमण भी अब बढ़ते जा रहा है और ब्लैक फंगस के 4 और मरीज ऋषिकेश एम्स में भर्ती है।
एम्स में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर 46 हुई है, जो अपने आप में सरकार के लिए, प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, इसीलिए हम अपील भी करते हैं, अगर ब्लैक फंगस के शुरुआती सिम्टम्स दिखाई दे तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, देरी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर इनिशियल स्टेज में ही इस बीमारी से कंट्रोल किया जा सकता है, इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जरा सी देरी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो कोरोना की तरह ही ब्लैक फंगस को भी शुरुआती स्टेज में ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। हम यही अपील करते हैं, इनिशियल स्टेज में ही इसका उपचार डॉक्टर से लें। देहरादून की बात करते हैं, जहां पर कोरोना कर्फ्यू के लिए थोड़ी सी राहत मिली है। राशन और जनरल स्टोर के खोलने का समय बढ़ाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने ये आदेश जारी किए। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। प्रदेश में 25 मई तक बढ़ाया गया है कोरोना कर्फ्यू। तो कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और इसी बीच थोड़ी सी डील दे दी गई है, राहत दी गई है। राशन और जनरल स्टोर के खोलने का समय को बढ़ा दिया गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इसकी जानकारी दी है और डील दे दी है, लेकिन आप लोगों को लापरवाह नहीं होना है। जब भी आप घरों से बाहर निकले तो कोविड-19 के नियमों का पालन करना है और इस चेन को तोड़ने के लिए, इस महामारी पर ब्रेक लगाने के लिए इस कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है, लेकिन थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं मसूरी से, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मेहनत रंग लेकर आई है। 22,500 उपनल कर्मचारियों को 56 दिन का वेतन मिलेगा। 56 दिनों से हड़ताल पर थे उपनल कर्मचारियों का वेतन काटने का हुआ था आदेश और गणेश जोशी ने सीएम तीरथ सिंह रावत का आभार प्रकट किया है। तो ये बड़ी जानकारी और राहत भरी खबर है उपनल कर्मचारियों के लिए। लगातार गणेश जोशी उनके हित के लिए खड़े थे, बाकायदा सीएम तीरथ सिंह रावत से बातचीत की थी और उनकी मेहनत अब अंततः रंग लेकर आई है। इसके लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सीएम तीरथ का आभार प्रकट किया है। 22,500 उपनल कर्मचारियों को 56 दिनों का वेतन मिलेगा। दरअसल 56 दिनों का वेतन काटने का आदेश था और इसको लेकर कर्मचारी हड़ताल पर थे और गणेश जोशी ने उनकी आवाज़ को उठाया था और बाकायदा सीएम तीरथ से बातचीत करी थी। अब उत्तराखंड में मौसम विज्ञान ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 25 मई तक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक उत्तराखंड में 19 से 20 मई को के मध्य में भारी बारिश प्रदेश में हुई है और 24 घंटे में भारी बारिश भी उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और उधम सिंह नगर जिले में हुई है। यही नहीं, चंपावत जिले में भारी बारिश से काफी नुकसान भी हुआ है। तो ये बारिश कई जगह आफत लेकर आई है, हालांकि अलर्ट भी जारी किया गया है। एहतियातन हम ये अपील करते हैं, बिना वजह घरों से बाहर ना निकले और पूरी सतर्कता के साथ रहे। कि पिछले 2 दिनों में 19 और 20 मई को उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर मध्यम वर्षा मिली है, जबकि कहीं कहीं भारी से लेकर के बहुत भारी वर्षा भी मिली है। पिछले 24 घंटों में भारी वर्षा की बात करें तो ये भारी वर्षा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर जनपदों में मिली है, जबकि चंपावत जनपद में भारी से लेकर के अत्यंत भारी वर्षा देखने को मिली है पिछले 24 और ऋषिकेश की बात करते हैं, जहां पर श्यामपुर स्थित एक कॉम्प्लेक्स की छत पर लगे मोबाइल टावर में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया और फिलहाल पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया है। मोबाइल टावर में आग लगने के बाद से क्षेत्र में मोबाइल उपभोक्ताओं को नेटवर्क से रिलेटेड काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आग लगने के कारण मशीनी उपकरणों के अलावा दूसरे कोई हानि होने की सूचना नहीं है और प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो शॉर्ट सर्किट के चलते ये भीषण आग लगी। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से धुएं का गुबार उठ रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस घटना के बाद आसपास के लोगों के लिए मोबाइल से में जो नेटवर्क की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।